Ajay can row a boat at a speed of Ajay can row a boat at a speed of 5 km per hour. If it takes him 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream than to return downstream, find the speed of stream. तो जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है कि डाउनस्ट्रीम मीन्स अलोंग द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम्स मीन्स अपोजिट टू स्ट्रीम, स्पीड की डायरेक्शन के अपोजिट। और हम जानते हैं कि अप स्ट्रीम में हमें जो अगर हम जा रहे हैं तो स्ट्रीम हमारी वेलोसिटी को कम करेगा अपने हिसाब से, और डाउन स्ट्रीम में अगर हम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड का सपोर्ट करेगा स्ट्रीम भी, क्योंकि स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन पे हमको धकेल रही है और हम तो अब उसी डायरेक्शन पे जा ही रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अजय कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इज गिवन 5 kilometer per hour. If it takes 1 hour more to row the boat at 5.2 kilometer, तो डिस्टेंस दी गई है 5.25 किलोमीटर। तो क्या कहा गया है? इट टेक्स 1 hour more to row the boat फॉर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में जाने का टाइम डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में 1 घंटा 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मेट बनेगा वो फॉर्मेट हमारा बनेगा इक्वेशन का, टाइम फॉर अप स्ट्रीम माइनस टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 1 आवर। फिर कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी हमारे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो पहले भी फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इस डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, उसे से हमने रिड्यूस किया। तो हमें चाहिए टाइम जो निकालने के लिए हमको चाहिए स्पीड अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड फॉर अप स्ट्रीम, तो बोट 5 किलोमीटर से हम रो कर रहे हैं, स्पीड अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो स्ट्रीम हमारा अपोज कर रही है, तो हमारी स्पीड होगी जो रिजल्टेंट स्पीड हमारी बोट की होगी वो 5 - x किलोमीटर पर आवर। इसमें ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती होती है। लोग ये तो जानते हैं कि अप स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए बोट और स्ट्रीम की स्पीड को सबट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अक्सर गलती ये कर जाते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को करते करते आप x - 5 भी लिख सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा, हमें अब स्ट्रीम में अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा है, तभी हम उसका अपोज करते हुए अपने डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा अप स्ट्रीम में स्पीड निकालनी होगी, तो हमेशा बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को सबट्रैक्ट करेंगे। इस बात को आप नोट करिएगा। और डाउन स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में जाने में हमारी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों काम करेंगी, दोनों ऐड होंगी।
तो x 5 + x किलोमीटर पर आवर। अब जो इक्वेशन का फॉर्मेट दिया था, टाइम फॉर अप स्ट्रीम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम में 5.25 जा रहे हैं, अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड है, अप स्ट्रीम में स्पीड है 5 - x। टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस 5.25 अपॉन स्पीड है डाउन स्ट्रीम में 5 + x = 1। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 2x² + 21x - 50 = 0। फैक्टर करने पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के हमको मिलेंगे x - 2 × 2x + 25 = 0। पहला फैक्टर हमको देगा x = 2, दूसरा फैक्टर x = -25/2 दे रहा है, क्योंकि स्पीड निगेटिव हमारी हो नहीं सकती, इसको रिजेक्ट करते हैं, तो x = 2 है, तो आंसर होगा रिक्वायर्ड स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम = 2 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बुक्स में आपको मिल जाएगा ये, और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, सदियों पुराना क्वेश्चन, जो पुरानी मैथमेटिक्स की इंडियन मैथमेटिशियन की बुक में आपको मिल जाता है, एलजेब्रा की। आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान 7/2 times square root of numbers are playing on the shore. The 2 remaining are swimming in the water. Find the total number of swans. Let total number of swans be x. पहली इंफॉर्मेशन दी है आउट ऑफ ग्रुप का 7/2 times स्क्वायर रूट ऑफ टोटल, दैट इज 7/2 √x, 7/2 √x। इतने swans are playing on the shore, playing ऑन द शोर, इतने हैं, और रेस्ट बचे हुए 2 हैं जो स्विमिंग इन द वाटर है। इक्वेशन बनानी तो बड़ा आसान है कि हमें टोटल नंबर दिया है, उसके 2 ग्रुप हैं, टोटल नंबर के 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप स्विम कर रहा है, एक ग्रुप शोर में प्ले कर रहा है, तो हम वी कैन राइट कि 7/2 √x जो शोर पे है +2 जो स्विम कर रहा है, यही टोटल नंबर ऑफ स्वान्स है, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्वान्स दूसरे इंफॉर्मेशन से x हैं, तो इक्वेशन हमारी होगी 7/2 √x + 2 = x। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई रूट इन्वॉल्व है, तो 3 टर्म है, पहला रूट का टर्म है, दूसरा विदाउट रूट, तीसरा विदाउट रूट, तो रूट वाला टर्म यहीं रखेंगे, रेस्ट सारे टर्म दूसरे साइड पे रखेंगे, और उसके बाद इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो वी गेट 49/4x² = a - b होल स्क्वायर फॉर्मूले से x² - 4x + 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, फैक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी 4x - 1 × x - 16 = 0। पहला फैक्टर देगा x = 1/4, दूसरा फैक्टर देगा x = 16। नंबर ऑफ स्वान फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो x = 1/4 को रिजेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा x = 16, यानी टोटल स्वान्स हैं 16 स्वान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A takes 6 days less than time taken by B to finish a piece of work. If both of A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम वर्क क्वेश्चन में हमेशा इक्वेशन हम बनाएंगे 1 डे वर्क में। मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस इस तरह टाइम वर्क में होते हैं, तो हम 1 डे वर्क में इक्वेशन बनाते हैं। और 1 डे वर्क में को जानने के लिए आप ये इंफॉर्मेशन आप जानते हैं कि अगर किसी ने इफ ए पर्सन टेक्स 4 days टू कंप्लीट वर्क, तो इसका मतलब है कि 1 डे में उसने उस वर्क का 1/4 किया, 1/4 पार्ट किया। तो यही चीज़ यहाँ यूज करेंगे कि अगर कोई पर्सन किसी काम के लिए x डेज ले रहा है, तो वो 1 डे में उस काम का 1/x पार्ट करेगा। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work alone. अकेले कितने दिन में कर पाएगा? तो let B takes X days to finish the work alone. तो जो पहली इंफॉर्मेशन दी है कि A takes 6 days less than time taken by B, तो B अगर X days ले रहा है तो A X से 6 days कम ले रहा है। Therefore A takes X minus 6 days to finish the work alone. अब अगली इंफॉर्मेशन दी गई है, इफ बोथ टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, मतलब बोथ टुगेदर अगर वर्क कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, तो दे टेक्स 4 days। मीन्स अगर बोथ 4 days में अगर फिनिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर बोथ टुगेदर काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, तो उनका साथ साथ एक दिन का काम 1 डे वर्क 1/4 होगा। बी का क्योंकि एक्स डेज में काम कर रहा है, तो अकेले अगर बी को लगाया जाए तो 1 डे में उस वर्क का 1/x पार्ट करेगा। ए क्योंकि x माइनस 6 डेज में पूरा काम कर रहा है, फिनिश कर रहा है वर्क को, तो ए का एक दिन का काम 1/x माइनस 6 होगा। तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं यहां पर कि 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस when A takes x minus 6 days, तो 1 day वर्क ऑफ A प्लस 1 day वर्क ऑफ B इक्वल टू 1 day वर्क ऑफ A एंड B when वर्किंग टुगेदर। ए का सेपरेट एक दिन का काम प्लस बी का सेपरेट एक दिन का काम इक्वल टू दोनों का मिल करके एक दिन का काम इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन बनेगी, ए का एक दिन का काम 1/x माइनस 6, बी का 1 डे वर्क 1/x, टुगेदर व्हेन वर्किंग देयर 1 डे वर्क इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन हमको मिलेगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट इक्वेशन x² माइनस 14x
प्लस 24 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 हमको देगा x इक्वल टू 12 और x माइनस 2 देगा x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 को इस वजह से रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 8 टेक्स 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 डेज, तो डेज तो नेगेटिव होते नहीं, तो इस वजह से हम इस 2 को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर 2 लेने पे क्या हो रहा है, b अगर 2 डेज ले रहा है तो x को फिर उस हिसाब से 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 डेज लेने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर आंसर इज x इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन्स एज इज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। पहली इंफॉर्मेशन है वुमन्स एज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सन्स एज। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको इंफॉर्मेशन 5 ईयर हैंस। क्या इन्फॉर्मेशन दी, 5 साल बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी, वुमन्स एज विल बी 3 टाइम्स हर सन्स एज। वुमन्स एज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन्स एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन की हेल्प लेते हैं। पहले अगर सन की एज x ईयर मानते हैं प्रेजेंट एज, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन से फिर प्रेजेंट एज का काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 ईयर हैंस के बारे में बात, 5 साल बाद की बात है। चलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम यूज करें और सन की एज अगर हम x यूज करें, सेकेंड इंफॉर्मेशन का हम इक्वेशन बनाने में यूज करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, लेट सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x। देयरफॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से वुमन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x स्क्वायर। अब जो इक्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है, 5 साल बाद वुमन की एज इक्वल टू 3 टाइम्स सन्स एज। तो आज वुमन की एज x स्क्वायर है, तो 5 साल बाद उसकी एज होगी x स्क्वायर में 5 ऐड करेंगे इक्वल टू 3 इंटू सन्स 5 साल बाद एज 5 ईयर हैंस एज। आज सन की एज x है, तो 5 साल बाद 5 ईयर हैंस की एज होगी x प्लस 5। तो जो इक्वेशन का फॉर्मेट था कि 5 ईयर हैंस एज ऑफ वुमन इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज का मैं 5 ऐड करके दोनों की एज हमने 5 ईयर हैंस निकाली और फॉर्मेट में रिप्लेस किया। तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर फॉर्म में x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इसको 0 से इक्वेट करेंगे x इक्वल टू 5 मिलेगा। x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे माइनस 2 मिलेगा। एज किसी की भी निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए x इक्वल टू माइनस 2 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 5 अगर हम लेते हैं तो सन की एज x है, मीन्स 5 है। सन्स एज इक्वल टू 5 एंड वुमेन्स एज इज 5 स्क्वायर। दैट इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक, द बजट फॉर फूड वॉज 480। बजट था 480।
as 8 of them failed to join. 8 less student गए. The cost of food for each member increased by 10. Cost increased by 10. यही जो हमें इक्वेशन का फॉर्मेट देगा. तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेंट फॉर पिकनिक. तो लेट x students went for picnic. went, इसका मतलब है ओरिजिनली जो प्लान था वो कितने का था? 8 + 6 का प्लान था, सॉरी x + 8 का प्लान था. तो अर्लियर 8x + 8 स्टूडेंट्स प्लान टू गो. तो अब बात आती है पहले कितना, और जो इन्फॉर्मेशन दी है कॉस्ट इंक्रीज बाई 10, पर स्टूडेंट कॉस्ट 10 रुपीज़ बढ़ गई है. तो यानी अब हर स्टूडेंट को ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो इक्वेशन बनाते हैं. नाउ कॉस्ट फॉर ईच स्टूडेंट माइनस अर्लियर कॉस्ट फॉर ईच इक्वल टू 10. अब हर को पहले कंपेरिजन में 10 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ रहा है. तो यही इक्वेशन इसी से बनाते हैं. कॉस्ट ऑफ ईच 480 रुपीज़ खर्च टोटल हमें खर्च होने हैं, और अब केवल x स्टूडेंट जा रहे हैं. तो हर स्टूडेंट कितना जो अमाउंट देना है वो 480/x. पहले क्या प्लान था? खर्च 480 ही होना था, एक्सपेंस 480 था. लेकिन उस समय x + 8 स्टूडेंट जा रहे थे, तो हर स्टूडेंट को का जो उसका पार्ट होगा, शेयर होगा, वो होगा 480/x + 8. अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिस इक्वल टू 10. इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी गेट x² + 8x - 48 × 8 = 0. मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 × 8 को. इसका इसके फैक्टर करेंगे तो x - 16 × x + 24 = 0. पहला फैक्टर देगा को 0 से इक्वेट करना मिलेगा x = 16. दूसरे फैक्टर से x = -24 मिलेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा x = 16. एक चीज़ थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर. जैसे यही इक्वेशन आ गई थी, आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया. तो इसके लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको फैक्टर करना है x² + 8x - 48 × 8, तो इसमें हमें करना ये है कि 48 × 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 8 हो. तो काम बहुत बड़ा है, ज़्यादा है. तो थोड़ा काम ये कर लेते हैं, हम यहाँ से कुछ फैक्टर छुपाते हैं, और जो फैक्टर यहाँ से छुपाएंगे उसी का स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से 4 छुपाते हैं, या हमको लगता है कि यहाँ से हम पूरा 8 यहाँ से ले लेते हैं और उसका स्क्वायर यहाँ से छुपा लेते हैं. अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं और इसको 48 × 8 को 8 से 8 × 8 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 1x, और इधर बचता है हमारे पास 8 6 बचता है. तो अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा 6 के ऐसे फैक्टर करने जिसका डिफरेंस
1, तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 and 2। तो 1x अगर है तो उसको हम लोग लिख लेंगे 3x माइनस, यानी जो 1x था इसको लिख देते हैं 3x माइनस 2x। अब लेकिन हमारे पास 1x थोड़ी, हमारे पास तो 8x है, तो पूरी इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी हैव 8x इक्वल टू 24x माइनस 16x। तो वर्किंग आसान हो जाएगी, हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 8x की फैक्टर करना कर रहे हैं प्लस 24x माइनस 16x माइनस 48 इंटू 8। पहले दो में x कॉमन लीजिए, ग्रुपिंग करते हैं, x कॉमन लेंगे x प्लस 24, लास्ट टू में माइनस 16 कॉमन लें, x 16 मीन्स 8 और 2 हमको चाहिए तो माइनस प्लस 24, तो x प्लस 24 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 16। यही हमारे फैक्टर थे, x माइनस 16 एक फैक्टर था, एक x प्लस 8 x माइनस 16 पहला फैक्टर था, x प्लस 24 दूसरा फैक्टर था। यही चीज़ हमारे यहाँ पर निकला, x माइनस 16 x प्लस 8। तो इस तरीके की वर्किंग हम कई जगह पे कर सकते हैं जब बड़े बड़े नंबर हैं। तो जो नंबर ऐसा कोई नंबर अगर हमारे पास हो जिसका स्क्वायर, जिससे यहाँ x का कोफिशिएंट डिवाइड हो रहा है और जिसके स्क्वायर से कांस्टेंट टर्म डिवाइड हो रहा है, तो हम वो काम कर लें। तो डिवीजन करने के बाद जैसे इसी क्वेश्चन में 8 से x कोफिशिएंट डिवाइड हो रहा है, 8 स्क्वायर से कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, तो हमने डिवाइड करने के बाद हमारे पास पहला 8x की जगह पे मिला 1x और इसकी जगह पे हमको मिला डिवाइड करने के बाद -6, तो हमको 6 के फैक्टर करने जिसका डिफरेंस 1 है। तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 and 2, तो 1x को हमने लिखा 3x माइनस 2x। और बाद में हमारे तो ओरिजिनल क्वेश्चन में 8x था, 1x नहीं था, तो जो 8 से हमने जो डिवाइड किया था उसी 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना ही इस वैसे कोशिश मैंने पूरी की है, कम से कम 12-13 क्वेश्चंस में कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं, लेकिन वीडियो अगर बहुत ज़्यादा इसमें करेंगे तो वीडियो काफ़ी बढ़ेगा, और तो इसलिए इतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। थैंक यू।